एजुकेशनल टॉपिक के लिए सब्सक्राइब कीजिए एक्सीलेंट क्लासेस बाय अभी सर। हेलो दोस्तों, मैं आप सभी बच्चों का एक्सीलेंट क्लासेस बाय अभी सर में स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 के टॉप मोस्ट चैप्टर में से एक है, जहां से प्रश्न सबसे ज्यादा बच्चों पूछे जाते हैं। उस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे और वो चैप्टर बच्चों कौन सा है, तो द्विघात समीकरण चैप्टर है, जहां से बच्चों आपके क्वेश्चन चाहे बात करें एमसीक्यू की या बात करें हम लोग उसके लॉन्ग मैथड सवाल लगाने की, तो वहां से बड़े सवाल के भी आने की संभावना होती है। और बच्चों वहां से हमारा एमसीक्यू क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, जहां से बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस आए हैं पहले पेपर में, वो भी हम लोग आज डिस्कस करेंगे। और जो आने वाले हैं पेपर में इस बार, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाले हैं, उनको बच्चों ध्यान से इस क्लास को देखेंगे आज और अच्छे से पढ़ेंगे भी इस क्लास को। देखते हैं कैसे इसका प्रारंभ करेंगे आज। तो बच्चों सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण जो आपका चैप्टर है बच्चों, इस चैप्टर से बच्चों मैंने कहा कि आपके पास एमसीक्यू क्वेश्चन भी आने वाले हैं और आपके लॉन्ग मेथड से भी सवाल आने हैं, लघुत्तरी और अति लघुत्तरी भी सवाल आने वाले हैं। कैसे आएंगे सवाल मैं बताता हूं आपको। तो पहले थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ते हैं, द्विघात समीकरण के बारे में। तो बच्चों द्विघात समीकरण होता क्या है, तो ऐसा समीकरण जिस बहुपद की घात या जो आपके पास समीकरण दिया गया है उसकी अधिकतम घात बच्चों अगर 2 दे दिया है, यानी जो उनके चर हैं, चरों की अधिकतम घात अगर 2 है तो आपका द्विघात कहलाएगा। इसका मतलब अगर बहुपद है तो बहुपद और समीकरण कैसे होगा, तो अगर आपका सवाल में समीकरण दिया हुआ है तो समीकरण बच्चों 0 के बराबर आपको जरूर मिलेगा। अगर बहुपद होगा तो फिर आपको 0 के बराबर नहीं होगा। अब इधर समझते हैं जरा कैसे आएगा। जैसे मैंने आपके पास एक इक्वेशन दिया x² - 5x + 6 ऐसे करके दे दिया हुआ है। अब मैंने कहा आपसे बच्चों ये जो दिया है, सवाल दिया गया है, ये आपके पास बच्चों आ गया कि द्विघात समीकरण हमारे पास दिया गया है। तो द्विघात समीकरण की खास बात ये होती है कि इसके जो आपके पास मैंने कहा यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन और आता है कि बच्चे बताइए इस समीकरण के बताइए कुल कितने हल निकलेंगे। तो हल बच्चों अगर बात की जाए तो इसके अधिकतम हलों की संख्या कैसे निकालना हो, तो हल बेटा निकालने की बात की जो इसमें सबसे बड़ी घात होती है, जो भी दिए गए बहुपद है उस बहुपद की जो सबसे बड़ी घात होगी वही आपकी क्या कहलाती है, वही बच्चों इसके हलों की संख्या होती है। हलों की यानी कितने हल निकलेंगे अगर पूछा जाए तो हलों की अगर इस संख्या पूछे तो इसमें 2 निकल के आएगा। यानी अगर हमारे पास द्विघात समीकरण दिया गया है तो उसके कुल कितने हल निकलेंगे, तो बच्चों केवल और केवल 2 ही हल निकलेंगे। दूसरी बात एक और है कि द्विघात समीकरण अगर दिया गया है तो यहाँ पे आप प्रयास ये करेंगे कि आपका जो समीकरण बनाया गया है उसमें चर जो है वो एक ही प्रयोग किया गया हो। हालांकि यहाँ पे x नहीं है तो ऐसा नहीं कि x ही लगाएंगे, आप चाहे तो p भी लगा सकते हैं, चाहे तो आप q भी लगा सकते हैं, कुछ भी आप लगा सकते हैं। ऐसे करके सवाल को आप आसानी से हल कर सकते हैं। मैंने कहा यहाँ पे आप हल अगर आपको निकालने में कितने हल होंगे तो आप देख पा रहे हैं किस तरह से हम हल निकालेंगे यहाँ पे। अब आगे बात करते हैं इसके। मैंने कहा अगर कोई भी हमारे पास द्विघात समीकरण दिया गया है तो इसका एक व्यापक समीकरण होता है। तो द्विघात समीकरण का बेटा व्यापक समीकरण क्या होता है ये भी समझना बहुत जरूरी हमारे लिए है। तो व्यापक समीकरण की बात करें अगर बच्चों, क्या होता है इसका व्यापक समीकरण, तो होता है ax² + bx + c = 0। ये हमारे पास जो दिया गया है ये द्विघात समीकरण का व्यापक समीकरण दिया गया है बच्चों। व्यापक का मतलब होता है कि इसी प्रारूप में आपको सभी समीकरण मिलेंगे अगर वो द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण तो इसी रूप में मिलेगा आपको। यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि बताइए ABC क्या है, बेटा यहाँ पे A, B व जो C है वो आपकी वास्तविक संख्याएं होती हैं। कैसी संख्या होती हैं, तो बच्चों आप बताएंगे वास्तविक संख्याएं होती हैं यहाँ पे। और एक बात यहाँ बच्चों, एक बात ध्यान रखेंगे आप लोग, क्या इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पे कभी भी मान अगर आपसे पूछा जाए तो क्या B 0 हो सकता है, क्या C 0 हो सकता है, क्या A को भी 0 कर सकते हैं। आपको शायद ना बताओ तो मैं आपको बताता हूं कि बच्चों यहाँ पे हम कभी भी A का मान जो है वो 0 के बराबर नहीं ले सकते हैं। बाकी आप चाहें तो B और C को 0 कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने A को 0 कर दिया बच्चों तो सीधी सी बात यह है कि फिर आपने x² को ही गायब कर दिया है। और जब आप x² को गायब कर दोगे तो बेटा वो द्विघात समीकरण बचेगा ही नहीं। वो बचेगा क्या, एक रैखिक समीकरण बचेगा आपका। तो वो मुझे बताना नहीं था। द्विघात समीकरण होने का मतलब है कि उसकी अधिकतम घात जो 2 वाला टर्म है वो गायब नहीं होना चाहिए। इसका मतलब A का मान जो है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। ये सीधी सी बात यहाँ से निकल कर आती है। ये बात आप ध्यान रखेंगे बच्चों यहाँ पे। उसके बाद बात करते हैं बेटा कि यहाँ पे आपसे सवाल ये आता है कि बच्चा पूछता है आपसे कि बताइए द्विघात समीकरण का प्रारूप कैसा है। यानी कि आपसे पूछेगा बताइए इसके जो मूल निकलेंगे वो कैसे होंगे, वास्तविक होंगे, अवास्तविक होंगे, समान होंगे, असमान होंगे, परिमेय, अपरिमेय। ऐसे क्वेश्चंस काफी सारे आते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं यहाँ पे।
तो बच्चों अगर बात करें तो इसके अगर मूलों की, तो बेटा अगर मूल अगर जानना है आपको, अगर आपको मूलों की प्रकृति के बारे में समझना है आपको, तो मूलों की बेटा अगर प्रकृति की बात करें तो प्रकृति के लिए बच्चों आपको निकालना पड़ेगा डी। डी का मतलब होता है बेटा, बात करते हैं तो विविक्त कर बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? विविक्त कर बोलते हैं। यानी आपको विविक्त कर पता होना चाहिए। विविक्त कर को बोलते हैं, यहाँ पे डिनोट कैसे करते हैं बच्चों, आप डी से इसको डिनोट करेंगे विविक्त कर को। विविक्त कर निकाल लिया अगर आपने, तो फिर मैं बता सकता हूं आसानी से कि इसके मूल कैसे होंगे। इन्हें बता सकता हूं कि यहां से इसको जो हल करने के बाद जो मूल निकलेंगे वो कैसे होंगे। अच्छा एक बात आपको और समझ में आ रही होगी कि आखिर ये मूल है क्या, क्या होते हैं मूल, मतलब मूल की बात हम क्यों कर रहे हैं यहाँ पे। तो मैं आपको बच्चों समझाता हूं। इसके अगर मैंने मूलों की बात छेड़ दिया तो मूल के बारे में थोड़ा समझाने का प्रयास करता हूं आपको। तो बच्चों मूल क्या होते हैं, तो मूल बेटा वो चीज, वो वैल्यूज होती हैं एक्स के, यानी एक्स के ऐसे मान होते हैं, ऐसे मान जो समीकरण को संतुष्ट करते हैं। अब बेटा संतुष्ट करने का मतलब भी आपको पता होना चाहिए। संतुष्ट करने का मतलब बेटा ये होता है, जैसे हमारे पास कोई भी समीकरण दिया गया यहाँ पे, तो समीकरण में जो आपके मूल आते हैं वो मूल जो है x के मान होते हैं। पहली बात वो x की जगह रखने वाले मान होते हैं। जब आप x की जगह उनका मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, उस वैल्यू को बराबर वो जीरो सिद्ध कर देंगे अगर उसके मूल हैं। अगर मूल नहीं है तो कभी भी बेटा जीरो के बराबर नहीं आने वाला है। अगर वो जीरो के, अगर यहाँ पे आपने x का मान रखा, कोई भी मान आता है x का मान, कोई भी अगर आपने x का मान रखा जो इसको संतुष्ट करता हो, अगर वो जीरो ले आता है तो सीधी सी बात उसका मूल कहलाएगा। अगर वो जीरो नहीं आता तो उसका मूल नहीं होगा, सीधा सा कहना है हमारे पास। तो मूलों के बारे में समझ लिया, मूल क्या होते हैं। तो बच्चों मूल क्या होते हैं, x के ऐसे मान जो समीकरण को पूर्ण रूप से संतुष्ट करते हैं, वही आपके क्या कहलाते हैं, आपके मूल कहलाते हैं। ये हमें समझ में आ गई बात। अब समझते हैं थोड़ा सा विविक्त कर के बारे में। मैं बता रहा था कि आपको विविक्त कर क्या होता है। तो बच्चों विविक्त कर क्या होता है, तो विविक्त कर का मतलब मैंने कहा आपको यहाँ निकालना, आपके पास एक सूत्र बताया गया है, d बराबर होता है b² माइनस 4ac। ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है, बहुत इससे सवाल पूछे जाते हैं। ये बहुत 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 ज्यादा वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये फार्मूला आपको याद ही होना चाहिए, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। d बराबर b² माइनस 4ac, जहां b क्या है बच्चों, हम देख पा रहे हैं यहाँ पे b क्या है, x का गुणांक दिया गया है। x के जो बगल में हो वही उसका गुणांक कहलाएगा। बच्चों a क्या है, तो x² का गुणांक है। बच्चों c क्या है, तो जो आपका अचर पद होगा वो c की तुलना में आएगा। यहाँ पे बेटा आपका c आपका अचर पद हो गया है। यहाँ बच्चों मैंने कहा d आप निकालेंगे, तो जो आपका d मान आएगा, तो हो सकता है बच्चों यहाँ पे जब आपने d का मान निकाला तो कभी हो सकता है 0 आ जाए, या हो सकता है कभी कभी 0 से बड़ा आएगा। तो मैं जब बात करूंगा विविक्त कर की, तो विविक्त कर को मैं चेक करने के लिए 0 से उठाऊंगा। यानी मैं क्या करूंगा, d को मैं 0 से तुलना करने में देखता हूं। अगर बेटा d का मान, यानी जो आपका विविक्त कर है वो 0 से बड़ा आ जाता है, 0 से, अगर मान लो इसका मान 0 से, यानी कि मैंने मान रखा 1 रखा 2 रखा, कुछ भी दिया है हमारे पास समीकरण में, वहां मैंने रखा भी ac के मान, और हल करने के बाद बेटा उसका मान 0 से बड़ा आ गया, यानी जो d का मान आया है वो 0 से बड़ा आ जाता है। अगर 0 से बड़ा आ जाएगा तो बच्चों आपको कुछ नहीं करना, सीधा हम ऐसे ही बता देंगे कि इसके मूल कैसे होंगे। कैसे, आपको मैंने कहा बच्चा अगर d का मान 0 से बड़ा आ गया है तो सीधी सी बात है कि वहां पे जो हमारे मान निकल कर रहे हैं, वो पहली बात ये है कि बेटा इसका मतलब वो पॉजिटिव होने वाले हैं। भाई 0 से बड़ा होने का मतलब क्या है, कि प्लस में मान आने वाले हैं, और प्लस में आने का मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास, कि क्या हो जाएंगे, वो परिमेय हो जाएंगे। तो मान हमारे पास परिमेय होने वाले हैं। और बेटा अगर बात की जाए और कैसे होंगे, बेटा 0 से अगर बड़ा आएगा तो बड़ा आने का मतलब ये नहीं होगा कि उसके मूल बराबर भी आ जाएंगे, कि 2 2 आ गया, 3 3 आ गया, 4 4 आ गया, ऐसा नहीं आएगा। जब भी मान 0 से बड़ा आता है तो आप ये समझ जाइए उसके मूल जो है परिमेय होंगे, और साथ में क्या होंगे, असमान भी होंगे, असमान, और वास्तविक तो होने ही वाले हैं। तो आप बेटा बताने के लिए वास्तविक और असमान बता सकते हैं, या परिमेय, असमान और वास्तविक भी बता सकते हैं आप। हालांकि अगर बच्चों बात की जाए तो यहाँ पे इसको 2 भागों में बांटा जाता है। अगर 0 से, अगर मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा और अच्छे से बताता हूँ, क्या करेंगे आप, अगर मान लो 0 का, अगर मान लो d का मान 0 से तो बड़ा आ गया, लेकिन इसके भी 2 प्रकार होते हैं बेटा, शायद आपने याद देने पड़ी हो, मैं आपको बताता हूँ इसके 2 प्रकार होते हैं। अगर 0 से बड़ा आ गया है, 0 से बड़ा, लेकिन वो एक, अगर मान लीजिए मैं यहाँ लिखता हूँ सामने, ये वाला कब लगाना है, जब ये मान लो कोई जो संख्या आएगी वो अगर पूर्ण वर्ग ना हो। अगर मान लिया कि वो जो संख्या हमारे पास आई है वो 6 आ गई, 8 आ गई, 10 आ गई, 12 आ गई, 16 नहीं आएगा,
20 आ गया, 21 आ गया, ऐसा कोई भी मान हो जो पूर्ण वर्ग ना हो, तो आपको ये वाला मान बताना है। आपको 1 मिनट, ये अपरिमेय बताएंगे। फिर आप क्या बताएंगे? अपरिमेय, असमान, वास्तविक बताएंगे। ध्यान रखेंगे बच्चों इस बात को, अगर d का मान 0 से बड़ा है तो अपरिमेय, असमान, वास्तविक जब पूर्ण वर्ग नहीं होगा। ध्यान रखेंगे इस बात को, और 0 से मान बड़ा भी होगा। समझ में आ गई बात? अब अगर बात की जाए अगर d का मान जो है 0 से बड़ा है लेकिन वो पूर्ण वर्ग हो, अगर वो क्या हो? पूर्ण अगर वर्ग हो, तो आप क्या करेंगे? तो बच्चों जब वो पूर्ण वर्ग होगा आपका, तब आपको क्या बताना है? बच्चों आपको बताना है परिमेय भी होगा और साथ में असमान तो होगा ही होगा और वास्तविक भी होने वाला है। यानी कि यहाँ पे आपको केवल एक बात पता चली है कि जब पूर्ण वर्ग होगा तो परिमेय होगा और जब पूर्ण वर्ग नहीं होगा तो अपरिमेय होगा। तो मेरी बात समझ में आ रही होगी सभी के। तो यहाँ पे इस तरह से इस वैल्यू को यहाँ निकालेंगे बच्चों। अब अगर बात की जाए, हालांकि आपके कोर्स में केवल आपको यही बताना है कि वास्तविक और समान या असमान, तो आप समझने के लिए केवल ये दो बातों को अच्छे समझ लीजिए। वास्तविक और असमान दोनों ही होने वाले हैं 0 से अगर बड़ा है। तो बच्चों को 0 से मान बड़ा होता है d का, तो मान कैसे होंगे? वास्तविक और असमान होने वाले हैं। बात करें बच्चों और आगे चलते हैं, अगर मान लीजिए d का मान 0 के बराबर आ जाता है, d का मान क्या हो गया? 0 के बराबर आ जाता है, तब आप क्या करेंगे बच्चों? जब d का मान 0 के बराबर हो जाएगा तो हमारे जो मूल होंगे वो सीधी सी बात है, ये आपका 0 तभी देगा जब इन दोनों को हल करने के बाद मूल एक जैसे होंगे, यानी समान मूल होंगे, यानी वास्तविक और समान मूल होंगे आपके पास। वास्तविक और समान मूल प्राप्त होंगे आपके पास। कब होंगे? ये घटना कब होगी? जब d को हल करने के बाद, यानी आपने जो यहाँ मान रखा है, मान को हल करने के बाद अगर 0 वैल्यू दे देता है तो आप क्या करेंगे? वहां पे इसके मूल कैसे हो जाएंगे? वास्तविक और समान, यानी बराबर हो जाएंगे आपके। तो आपसे क्वेश्चन आता है यदि मूल बराबर हैं तो बताइए इसका मान क्या होगा? तो आप जब मूल बराबर की बात करेगा तो बच्चों d का मान 0 के बराबर कर देंगे और कुछ नहीं करना, वहां से आपका मान आसानी से निकल के आएगा। एक बात इसकी और बची हुई है, यदि बच्चों मान लो अगर d का मान क्या आ जाए, यहाँ शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं ऊपर लिखने का प्रयास करता हूँ यहाँ पे। यदि मान लीजिए d का मान क्या आ जाए? 0 से छोटा आ जाता है। अगर 0 से भी छोटा आ गया तब आप क्या करेंगे? तो बच्चों जब 0 से छोटा आ जाएगा तो क्या करना है? मूल पहली बात है कि 0 से छोटा आने का मतलब वो निगेटिव में जा रहा है। क्या में जा रहा है? निगेटिव में जा रहा है। तो निगेटिव का मतलब क्या होता है कि वो हो जाएगा हमारा नकारात्मक, इसका मतलब हो जाएगा वहां पे हमारे पास माइनस में। और जब माइनस में कोई भी वैल्यू आएगी बच्चों वहां क्या बताएंगे? मूल से अवास्तविक होंगे, अवास्तविक और असमान भी होंगे। समान तब भी नहीं आने वाले हैं बच्चों, तो मूल वास्तविक और असमान होने वाले हैं यहाँ पे। तो ये हमने पढ़ लिया है d के बारे में थोड़ा सा कि d हमारा किस प्रकार से निर्भर करता है समीकरण के लिए। बच्चों ने देखा है, अगर फिर से मैं एक बार फिर समझाता हूँ, d क्या होता है बेटा? d को बोलते हैं विविक्त कर। विविक्त कर बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। अगर d का मान 0 से बड़ा आएगा बच्चों उसके मूल कैसे होंगे? वास्तविक और असमान होंगे। अगर बेटा d का मान 0 के बराबर आ जाए तो बेटा उसके मूल वास्तविक और समान होने वाले हैं। अगर d का मान 0 से छोटा आएगा तो उसके मूल आपके अवास्तविक और असमान होने वाले हैं। अब बात करते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं कि द्विघात समीकरण को हल करने के तरीके क्या हैं। मान लीजिए हमारे पास एक द्विघात समीकरण दिया गया है, तो इसको मुझे हल करना है। बच्चों हल कैसे करेंगे? हल करने के कितने तरीके हैं तो वो आपको थोड़ा सा समझना है यहाँ पे। तो बच्चों हम बात करते हैं हल करने के बारे में। तो अगर हल करने की बात की जाए बच्चों तो आप याद रखेंगे कि जो आपका द्विघात समीकरण है उसको हल करने के आपको 2 तरीके में बताता हूँ। कितने तरीके बच्चों बताता हूँ? तो आपको 2 तरीके बताता हूँ जो आपके सिलेबस में दिए भी गए हैं। कौन कौन से सिलेबस में दिए गए हैं? जैसे मैंने कहा आपके पास इसके पास 2 तरीके हैं हल करने के। हल करने के तरीके आपके पास 2 तरीके हैं, पहला तरीका और दूसरा तरीका दोनों समझेंगे। तो पहले तरीके की बात करेंगे बेटा, पहला तरीका होता है आपका जो आप लोग हमेशा से हल करते आ रहे हैं गुणनखंड विधि से, यानी आप लोग गुणनखंड करते हैं गुणनखंड विधि से, इसको हल करते हैं। दूसरा तरीका आपके पास कौन सा है? तो बच्चों आपके पास दूसरा तरीका जो दिया गया है वो दिया गया है श्री धराचार्य सूत्र से। यानी आपके पास एक डायरेक्ट एक्स का अगर मान निकालना है तो बच्चों डायरेक्ट एक सूत्र होता है जिससे आप मान निकाल सकते हैं एक्स का आसानी से। तो गुणनखंड विधि से आप सभी लोग परिचित हैं।
कैसे निकालते हैं गुणनखंड एक तरीके से सवाल दिखाता हूं आपको। जैसे आपके पास सवाल दिया गया x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 दिया गया हमारे पास, इसको हल करना है तो कैसे हल करेंगे देखते हैं जरा। मैंने कहा बच्चों जो आपके पास अचरफल लिखा हुआ है और जो आपका x स्क्वायर का गुणांक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों आएगा 6x स्क्वायर, यानी गुणा करके आपको लाना है 6x स्क्वायर और जोड़ के आपको लाना है 5x, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव नंबर इसलिए 5x लाना है जोड़ के हमको। तो बहुत आसानी से कर सकते हैं सवाल को। x स्क्वायर मैं 5 की जगह लिखूंगा 3 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 6 बराबर 0 कर देंगे। बच्चे यहाँ पे x के अंदर गुणा कर देंगे, तो बच्चे जब x का गुणा करूंगा तो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ से बेटा दोनों में फिर मैं क्या करूंगा, x को बाहर कर लेता हूँ तो आएगा x प्लस 3, यहाँ बेटा बाहर करूंगा तो आएगा x प्लस 3, क्योंकि बच्चों दोनों ही ब्रैकेट में एक जैसा ही बचना चाहिए। यहाँ आया x प्लस 3 और आया x प्लस 2 बराबर 0। यहाँ से मान निकालेंगे बेटा x के मान आएंगे -3 का -2। आप आसानी से निकाल सकते हैं, आपको पता है ये बात। अब मैं आपको बताता हूँ श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है और इससे सवाल को कैसे लगाते हैं। तो पहली बात है कि आपको श्रीधराचार्य सूत्र याद होना चाहिए। यहाँ पे x के मान निकाले जाते हैं, तो यहाँ पे मान निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे मान, यहाँ पे देखिए जरा। x के मान निकालने का फार्मूला होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। ये आपके पास जो सूत्र दिया गया है यही आपका कहलाता है श्रीधराचार्य सूत्र कहलाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप यहाँ याद रखेंगे। तो इसका एक और सूत्र बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं बिल्कुल, -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर बच्चा -4ac का मतलब मैंने बताया था अभी आपको, ये विविक्त कर होता है, यानी कि d लिख सकते हैं इसको हम, d बटे 2a। यानी किसी सवाल में आपको अगर डायरेक्ट विविक्त कर का मान दे देता है तो आप डायरेक्टली यहाँ सवाल लगा सकते हैं, वहां पे आपको पूरा मान लगने की जरूरत नहीं होती है। आप डायरेक्टली सवाल को यहाँ से हल कर सकते हैं। तो ये आपके पास दो विधियां थी करने की। अगर यहाँ पे इसका मान निकालना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इनका मान रखिए और आसानी से मान यहाँ पर निकल आएगा। आपके पास ये तरीका तब लगाना होता है जब बच्चों गुणनखंड यहाँ पे नहीं तोड़ पाते हैं। जब मान लीजिए आप गुणनखंड नहीं तोड़ पा रहे हैं तो आपके पास ये तरीका बहुत ही अच्छा तरीका है, इससे आप लगाते हैं तो आपका हर एक सवाल आसानी से हल हो जाता है। अगर आपको गुणनखंड आ जाते हैं तो फिर आप इसी से हल कर लेंगे। अब बच्चों आगे समझते थोड़ा सा सवालों पे चलते हैं जो हमारे पास प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस हैं और साथ ही जो इस बार आने वाले क्वेश्चंस हैं उनको थोड़ा सा देखते हैं हम लोग आगे। हमने इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लिया है चैप्टर के बारे में। अब थोड़ा सवाल की ओर चलते हैं, सवालों को कैसे हल करना है और सवालों को कैसे लगाना है पेपर में आएगा। बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि पेपर में सवाल के हल करने का तरीका सबसे ज्यादा डिपेंड करता है आप सवाल को हल किस तरह कर रहे हैं। अगर आपने हल अच्छे से नहीं किया तो फिर आपके नंबर वहां से कट जाते हैं। जो नंबर आपके आगे पीछे होते हैं वो इसी वजह से होते हैं कि कापी में लिखने का तरीका कैसा होना चाहिए। तो इस बात पे आप जरूर से जरूर ध्यान रहेंगे कैसे कापी को लिखा जाता है। बच्चों हम बात करते हैं सवाल की, तो कुछ वो सवाल देखते हैं आज हम लोग। पहले हम बहुविकल्पी के रूप में सवाल देखते हैं। बताना है आपको यहाँ पे कि एक सवाल दिया गया हमारे पास जो प्रीवियस में पूछा गया है 1/x² - 7 = 1/2। ऐसा सवाल हमारे पास दिया गया है। कह रहा है बताइए इसमें x का मान क्या होगा। बहुत ही आसान सवाल है, आपको ऐसा लग रहा है तो बिल्कुल सही लग रहा है। क्या करेंगे हम, कैसे लगाएंगे इस सवाल को देखेंगे बच्चों। यहाँ पे हमारे पास जैसे दिया गया है, जिसे समझाने का प्रयास थोड़ा इधर करते हैं। जैसे लिखा है x बटे y बराबर 10/20 ऐसा लिखा हुआ है। इसका मतलब बच्चों ये होता है कि ऊपर वाला ऊपर का मान है और नीचे वाला नीचे का मान दिया गया है। तो सीधी सी बात यहाँ भी करूंगा, ऊपर वाला ऊपर के बराबर तो कोई मैटर नहीं करता, वहां पे x है ही नहीं है तो x का मान निकल नहीं पाएगा वहां से। लेकिन नीचे वाला नीचे के बराबर जरूर कर सकते हैं हम लोग। या एक और तरीका भी है, हम तीन से गुणा करा देते हैं, इसका इससे गुणा करा दो, इसका इससे गुणा करा दो, तो एक से गुणा कराने पर वही संख्याएं आती हैं। क्या करेंगे हम लोग, बेटा आएगा x² - 7 बराबर आ जाएगा आपका 2 निकल के आ जाएगा। बच्चों आपका जो माइनस का 7 है उधर का में जाएगा बच्चों, बिल्कुल x² बराबर आएगा 2 + 7 हो जाएगा बच्चों, x² बराबर हो जाएगा 9। बच्चों जो आपका स्क्वायर है उधर जाएगा तो स्क्वायर रूट यानी दोनों बच्चों का वर्गमूल कर देंगे तो आएगा बेटा ये √9 हो जाएगा। बच्चा एक किसका वर्ग होता है तो 9 × 3 × 3। जब अंडर रूट के अंदर 2 का जोड़ा बन जाता है तो 1 बाहर आ जाएगा यानी x बराबर 3 निकल के आएगा यहाँ पे। और दूसरी बात एक और याद रखेंगे, हमारे पास यहाँ पे द्विघात समीकरण था तो आपको ऐसा लग रहा है कि सर जी यहाँ पे तो एक ही मान आया है। आपने कहा था बार बार 2 मान निकल के आएंगे, तो 2 मान क्यों नहीं निकल के आए। मैंने कहा बच्चों आपको एक बात और ध्यान देनी है,
अगर अंडर रूट लगा हुआ है तो अंडर रूट से अगर कोई भी मान निकाला जाता है बच्चों याद रखेंगे वो प्लस में भी आता है और माइनस में भी निकल के आता है, इसलिए इसका आंसर आएगा प्लस और माइनस के 3 आएगा इसका आंसर, ये इसका एग्जैक्टली आंसर आएगा। अगला सवाल हमारे पास दिया गया है कि x -5 और x -6 बताना है कि बराबर 0 के मूल बताइए कह रहा है। ये तो बहुत ही आसान हमको सवाल दे दिया बच्चों, हमसे कह रहा है मूल बताने के लिए, तो लोग क्या कर रहे हो उतनी देर से देखने बस हंस रहे हो, ऐसे कर रहे हो। यहां हमको मूल बताना है, तुमने कहा यहां बराबर ऑलरेडी हमको दे दिया है, यानी अगर ये नहीं कहना कि आप पुनः गुणा करने लगते हैं, गुणा बिल्कुल भी नहीं करना है बच्चों। जैसे हमारे पास अभी ने हल करके दिखाया कि आपको आपके पास इस तरह का समीकरण बन जाता है तो आपको क्या करना है, एक वैल्यू को उठा के 0 के बराबर करना है, यानी x -5 बराबर 0, यानी x बराबर निकल गया पहला मान आएगा 5। दूसरे की बात करें तो x -6 बराबर 0, तो x बराबर निकल के आएगा 6। इस तरह से सवाल को आसानी से इस तरह के सवाल हल हो जाते हैं। आगे चलते हैं, थोड़ा सा और अच्छे सवालों की ओर चलते हैं। जैसे हमारे पास दिया गया है 5x², उसके बाद दिया जा रहा है -3x + 2, -3x + 2 बराबर 0 के मूलों का योग बताना है। बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, यहां पे थोड़ा सा आपको ये समझना है, यहां पे सूत्र भी याद करना पड़ेगा आपको। तो मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल, थोड़ा सा मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। इधर मूलों का योग और मूलों का गुणनफल होता क्या है, तो जैसे आपके पास कहा गया, मैंने कहा इसका मानक रूप क्या होता है समीकरण का, तो आप देखते हैं कि ax² + bx + c बराबर 0। तो इसके कह रहे हैं बेटा मूलों का योगफल, अगर मैं मान लूं इसके मूल अल्फा व बीटा है, मैंने मान लिया, यहां पे मान लिया कि इस दिए गए बहुपद के या समीकरण के मूल जो है हमारे पास अल्फा व बीटा है। बच्चों आपसे कहेगा कि मूलों का योगफल बताइए, तो मूलों का योग का मतलब होता है बेटा जोड़ना, तो मूलों का अगर आपको योग निकालना है तो कैसे निकालेंगे आप बेटा, मूलों का योग होता है -x का गुणांक बटे x² का गुणांक होता है बेटा। यहाँ पे ये बात आप जरूर याद रखेंगे कि मूलों का योगफल बराबर होता है -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। अच्छा मूल हमने माने क्या थे, अल्फा प्लस बीटा, नहीं अल्फा और बीटा माना था, तो योग करना तो मैंने जोड़ दिया, अल्फा प्लस बीटा हो गया, यानी -x का गुणांक बेटा क्या है, तो x के बगल में जो लिखा है वही उसका गुणांक होता है, तो -b आ गया। x² का गुणांक क्या है बेटा, जो x² के बगल में लिखा है वो x² का गुणांक हो गया है, यानी यहां से हमारे पास सूत्र आता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटे a। या आपको और भी अच्छे से याद करना, आप ये वाला याद करिए, मूलों का योगफल बराबर होता है -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। यहां बच्चों क्या करेंगे, अगर मुझे निकालना है मूलों का योगफल, तो बच्चों अगर आपको मूलों का योगफल निकालना है तो आप क्या करेंगे, -x का गुणांक बटे x² का गुणांक करेंगे आप। तो बच्चों यहां पे देखेंगे हम लोग x का गुणांक क्या है, -3 है। अब ये ना सोचिए यही वाला माइनस लगा हुआ है बेटा, ये दूसरा माइनस है, तो आपको यहां 2 बार माइनस लगाना भी पड़ेगा आपको, बटे x² का गुणांक कितना है बेटा, तो x का गुणांक दिया गया है 5, रख दिया हमने, माइनस और माइनस +3 बटे 5, यानी इसका आंसर आएगा 3 बटे 5, वो भी प्लस का आएगा। इसके योगफल की बात करेंगे अगर बात करें, अच्छा बच्चों मैंने यहाँ ये बताया, तो आपको थोड़ा सा और बताता हूँ कि मूलों का गुणनफल भी समझ लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पे। तो बच्चों मूलों का गुणनफल क्या होता है, तो बच्चे जैसे मैंने कहा मूलों का योगफल, वैसे ही आपको लिख देना है मूलों का गुणनफल लिख देना है, बहुत आसान है। कैसे करेंगे बच्चों, आपको मूलों के गुणनफल के लिए सूत्र याद करना पड़ेगा, क्या, अचर पद बटे x² का गुणांक, यानी आपको ये याद रखना है कि अचर पद बटे x² का गुणांक होता है। अच्छा मूल हमारे पास क्या थे, अल्फा और बीटा, गुणनफल कर रहा है तो गुणा कर देंगे, बराबर अचर पद क्या हमारे पास दिया गया समीकरण में, c बटे x² का गुणांक क्या है बेटा, तो a आ गया, यानी अल्फा इनटू बीटा बराबर आएगा c बटे a। ये हो गया मूलों का गुणनफल बराबर अचर पद बटे x² का गुणांक आ गया हमारे पास। तो इस तरह से सवाल हम देख रहे हैं कि किस तरह से सवालों को हम आसानी से हल कर पा रहे हैं, बहुत ही आसान तरीके से सवाल हल हो रहे हैं। अभी तक हमारे पास जितने सवाल है बहुत ही आसान थे भी,
अब थोड़ा चलते हैं कठिन सवालों की तरफ। मान लीजिए हमारे पास समीकरण दिया गया है, द्विघात समीकरण दिया है 3x² माइनस 6x प्लस के, 3x² माइनस 6x प्लस के बराबर 0 के मूल कह रहा है बराबर है। तो k का मान बच्चों कह रहा है हमसे। मैंने बताया था आपको पहले ही, जब भी आप सवाल लगाएंगे तो पेपर में इस तरह के सवाल बहुत बार आए हैं और बहुत बार आने की संभावना भी है। यानी लिखा है 3x² माइनस 6x प्लस के बराबर 0 के मूल बराबर है। तो आपको बताना है बच्चों k का मान बताना है। तो k का मान अगर बताना है तो पहले तुम्हें मूल पता होना चाहिए। अगर मूल बराबर होते हैं तो मैंने आपको बच्चों बराबर के लिए आपको बताया था कि d का मान निर्भर करता है। बच्चों अगर d का मान क्या हो जाए 0 के बराबर, तभी आपके मान क्या होते हैं 0 के बराबर, यानी तभी आपके मूल बराबर होंगे। यानी सीधी सी बात, अगर मूल बराबर बताया जा रहा है तो d का मान 0 के बराबर होगा, तभी ये बताया गया है। तो हमने क्या किया, d बराबर 0 कर दिया है। अच्छा d बराबर सूत्र क्या होता है बच्चों, तो d बराबर सूत्र होता है b² माइनस 4ac बराबर 0 दिया गया है। इसका मतलब यहां से हमें तुलना करनी चाहिए थी पहले। तो यहां पे तुलना करते ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर बच्चों वहां से मान निकालते हम लोग। तो x² के बगल में कौन है 3, बच्चा a का मान आएगा 3। बेटा अगर b की बात करें तो जो बेटा x के बगल में है वो है माइनस का 6, चिन्ह के साथ लेना है हमको, ये भी बात ध्यान रखेंगे। और बेटा c बराबर कितना दिया गया है, तो प्लस का k दिया गया है, तो बिल्कुल हम k लिख देंगे यहाँ पे। बस हमें यही मान देना है। यहाँ पे क्या करेंगे अब देखेंगे बच्चों, b का मान दिया गया है माइनस का 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान दिया गया है 3 इंटू c का मान दिया गया बेटा k दिया गया है बराबर 0 दे दिया गया हमको। अब बच्चों यहाँ देखेंगे 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है, 4 दिया कितना होता है बच्चों यहाँ पे 12, k बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ से 36 प्लस का है तो उधर क्या में जाएगा, माइनस में जाएगा, यानी बराबर आएगा माइनस के 36। बच्चा k बराबर क्या आएगा, तो माइनस के 36 बटे माइनस के 12, माइनस माइनस कट गया, बच्चा k बराबर आएगा 12 36, यानी k बराबर मान आ गया हमारे पास 3 निकल के आ गया है। यही आपसे कह रहा था कि बताइए अगर मूल इसके बराबर है तो इसके k का मान क्या होने वाला है। हम लोगों ने देखा है कितनी आसानी से k का मान हम लोगों ने निकाल लिया है। बच्चों इस तरह के सवाल बहुत आए हुए हैं, ऐसा नहीं कि सेम ऐसे सवाल पेपर में आ सकता है, लेकिन इसी तरह के और भी सवाल हैं जो आपके पेपर में आने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो आप इस सवाल को अच्छे से समझ भी लेंगे। और मैं तो दोबारा भी समझा देता हूँ, कह रहा है समीकरण दिया गया है, समीकरण के मूल बराबर हैं तो k का मान कह रहा था बच्चों, जब भी अगर समीकरण है और उसके मूल बराबर हैं तो d बराबर 0 ही लगाना है आपको। तो d बराबर 0 कर दिया, d का मान क्या होता है, तो b² माइनस 4ac बराबर 0 लगा देना है। b का मान -6 यहाँ पे मैंने मान रख दिया है, और मान रखने के बाद यहाँ से k का मान निकाल लिया है। 3 आंसर जो हमारा आया है वही इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे के सवालों की तरफ। आगे जो हमारे पास सवाल है वो और भी इससे भी आसान सवाल है, और भी अच्छे सवाल है जो पेपर में आने की संभावनाएं बहुत सारी हैं। तो देखेंगे उन सवालों को आगे इस प्रकार से हल करते हैं हम लोग। सवाल दिया गया बच्चों 3x² माइनस 2x, 3x² माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 दिया गया है। तो बताना है बच्चों, इसमें हल करके मुझे बताना है इसका दिया गया विविक्त कर क्या हो जाएगा। मुझे बच्चों बताना है कि इस सवाल का विविक्त कर क्या होगा। बच्चों विविक्त कर निकालना हो चाहे जो निकालना हो तो पहला काम तो ये किया तुलना करेंगे, लिखेंगे समीकरण की ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर बच्चों जब तुलना करेंगे सीधी सी बात है, x² वाले बगल वाला होगा, a का मान है तो बच्चों a बराबर आएगा हमारे पास 3, कामा b बराबर बच्चों आएगा -2, कामा c बराबर बच्चों आएगा हमारे पास 1/3 आ जाएगा निकल के यहाँ से। तो हम सवाल को अब आगे हल करेंगे। बच्चों a b c हमारे पास निकल के आ गए हैं, समझते जरा। यहाँ हमने कहा आपको विविक्त का निकालना है तो d के बराबर निकालना है आपको। d बराबर होता क्या है बच्चों, तो b² माइनस 4ac होता है। अब मान निकालना है हमको, बताते हैं फिर यहाँ पे क्या आएगा। बच्चों b का मान क्या है, -2² माइनस 4 इंटू a का मान बच्चों 3 है, c का मान 1/3 है, ये 3 से 3 कट जाएगा बच्चों आएगा। अच्छा -2 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 4 और 4 × 4 बच्चा d बराबर कितना आ गया है 0 आ गया। अगर आपसे तुमसे पूछा जाता कि मूलों की प्रक्रिया कैसी होगी तो बिल्कुल आप लोग बता सकते हैं, अगर d का मान 0 के बराबर आया है तो इसका मतलब है इसके जो मूल हैं वो वास्तविक और समान है, यानी कि वास्तविक और बराबर हो जाएंगे इसके मूल। ये सवाल हमने देख लिया, आसानी से ये सवाल भी हो गया हमसे।
अब चलते हैं आगे नेक्स्ट सवाल पे। जो बोला आपका नेक्स्ट सवाल है बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप ध्यान से देखेंगे सवाल को कि कैसे इस सवाल को हल किया जाएगा। तो उसके पहले मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ द्विघात समीकरण के बारे में, थोड़ा सा और समझिए थोड़ा सा। मान लीजिए आपसे कहा जा रहा है कि आपसे सवाल कह रहा है कि यदि किसी द्विघात समीकरण के मूल आपको मैंने बता दिया बेटा अल्फा हुआ, अल्फा बीटा है, तो समीकरण बताओ क्या होगा। बताइए, मैंने कहा इसके मूल अल्फा और बीटा हैं, तो बताइए बच्चों इसके द्वारा जो बनाया गया समीकरण होगा उस समीकरण का सूत्र क्या हो जाएगा। बच्चों आपको याद रखना है अगर आपको द्विघात समीकरण बनाना है, द्विघात अगर समीकरण को प्राप्त करना है तो उसके लिए भी एक सूत्र होता है। क्या सूत्र होता है आप याद रखेंगे सूत्र के लिए, तो आपको याद रखना है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल, मूलों का योग इनटू एक्स प्लस मूलों का, आगे चलते थोड़ा सा जगह नहीं इधर आगे चल रहे हैं, मूलों का गुणनफल बराबर 0। ये सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए है, इसको आप अच्छे से अगर ना लिखा हो तो आप लिख भी लेंगे बच्चों, नोट भी कर लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है आपके लिए, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इनटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0 होता है। यहाँ पे अगर मैं मान रखना चाहूँ तो अगर मैं निकालना हो तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल होगा अल्फा बीटा बराबर 0। तो हमारे पास ये दोनों ही फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट सवाल आता है बच्चों यहाँ से, आपसे कहेगा यदि किसी द्विघात समीकरण के मूलों का योग दिया गया है बच्चा -5 और मूलों का जो गुणनफल दिया गया है वो 6 दिया गया है, बताइए इसका द्विघात समीकरण क्या बनेगा। मैं सीधा बताऊंगा क्या हमारे पास समीकरण पता है इनको बेटा, द्विघात समीकरण का सूत्र हमारे पास क्या बताया गया है, बिल्कुल बताया गया है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग तो हो जाएगा माइनस मूलों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। यहाँ पे हम मान रखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मान है -5 एक्स प्लस 6 बराबर 0, यानी बच्चों आएगा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस प्लस 6 बराबर 0। ये हमारे पास डायरेक्ट निकल के आया हमारे पास, इसका आंसर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 इसका आंसर हो जाएगा। तो आप इस तरह के सवाल भी जरूर लगाएंगे जहां पे आपको मूल दिए जाएंगे और मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल सवाल आ जाए, या केवल आपको मूल दे दिया जाए अल्फा और बीटा, कोई भी ऐसा सवाल आता है तो आप इस तरह से उस सवाल को हल करेंगे। वहां पे आप थोड़ा सा इसी रूप में मैं आपको एक सवाल बताना चाहता हूँ बच्चों, जो आपके पेपर में पहले भी आ चुका है और इस बार भी आने की संभावना है, तो देखते हैं कैसा आएगा इस सवाल। अगर मैंने कहा आपसे बच्चों आपके पास एक समीकरण है, द्विघात समीकरण दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 बराबर 0 दिया गया है। हमने कहा कि बेटा समीकरण के मूल अल्फा व बीटा है, मैंने बता दिया आपको इसके मूल बेटा अल्फा व बीटा है, तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान बताइए। तो आपसे मैंने कहा ये सवाल बताइए, आप बताइए बेटा कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान बताइए। तो आप किस तरह सवाल को लगाएंगे समझिए थोड़ा सा इधर। तो आपको बच्चों करना क्या है, सबसे पहले तो आप तुलना करेंगे यहाँ पे दिए गए समीकरण की ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर तुलना कर देंगे बच्चों। अब जब तुलना करेंगे तो हमने कहा यहाँ बेटा a का मान क्या आएगा 1 आएगा, b का मान क्या आएगा 7 आएगा और c का मान क्या आएगा बच्चों 12 निकल के आएगा। c का मान यहाँ से हमने a b c के तो मान निकाल लिए आसानी से। अब मुझे करना क्या है, यहाँ पे मूलों के योगफल के पास जाना है। तो पहले हम निकालेंगे मूलों का योग बराबर सूत्र होता है माइनस के b/a, यानी मैंने बताया था बेटा अल्फा प्लस मूलों का योग मतलब मूल नहीं माने अल्फा और बीटा, बेटा अल्फा बीटा दिए गए तो लिख दिया हमने अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का 7/1 हो जाएगा, यानी बेटा अल्फा प्लस बीटा बराबर आएगा माइनस के 7 हो जाएगा। आपको नीचे साइन ना दिख रहा तो मैं ऊपर लगाने देता हूं, इधर देखेंगे सभी लोग। अब इधर देखेंगे हमने कहा बेटा मूलों का गुणनफल भी होता है, तो मूलों का गुणन बराबर होता है c/a,
अच्छा बेटा सी बटे ए का मतलब क्या है, यहाँ पे लिखेंगे गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा बराबर सी का मान दिया गया हमारे पास 12 बटे 1 बराबर बेटा 12 आ गया अल्फा बीटा का मान। हमसे मान किसका पढ़ रहा था, मान बेटा कह रहा है 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा का मान बताना था। बच्चों आपको बहुत अच्छे से पता है कि जब इस तरह का सवाल लगाना होता है सबसे पहले हम लासा ले लेते हैं, या लासा लेंगे तो अल्फा बीटा आएगा, ये इसके पास जाएगा और ये इसके पास जाएगा, तो आएगा बीटा प्लस अल्फा। बच्चों आपको इतना तो पता ही नहीं चाहिए कि 5 प्लस 6 लिखो तब भी 11 आता है और 6 प्लस 5 लिखो तब भी 11 आने वाला है, यानी अल्फा प्लस बीटा लिखो या बीटा प्लस अल्फा लिखो मान सेम आने वाला है। यानी इसका मतलब क्या है कि मैं अल्फा प्लस बीटा की जगह रखूंगा माइनस के साथ बटे और अल्फा बीटा की जगह रखूंगा 12। ये आपका एग्जैक्ट आंसर निकल के आया है 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा बराबर आंसर आ गया माइनस के 7 बटे 12। ये इस तरह का सवाल बहुत बार पेपर में आया है, इस सवाल को भी आप अच्छे से समझ लेंगे। अच्छा सवाल था ये, इस तरह के सवाल आने की संभावना भी है, तो ये सवाल अच्छे से समझ के लगाएंगे।